डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 हिंदी कृतिका तीसरा पाठ साना साना हाथ जोड़ी। पिछली कक्षाओं में भी हम इसको पढ़ रहे थे, आज इसको हम कंटिन्यू करेंगे। पिछली कक्षा में हम लोग इसको यहाँ तक पढ़ चुके थे, ऐसा आपको याद होगा, जिसमें हमने देखा था कि लेखिका को याद आता है कि आदिवासियों की लड़कियाँ जो है वो जंगलों में पत्ते तोड़ने जाती हैं, उनके पैर सूजे हुए रहते हैं और यहाँ पर ये पहाड़ी औरतें पत्थर तोड़ रही हैं और इनसे इनके हाथों में ठाटे पड़ गए हैं। अब उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिएगा, और तभी मेरी सहयात्री मतलब साथ में यात्रा करने वाली मणि और जितेन कौन आप जानते हैं, इनका ड्राइवर और गाइड, मुझे खोजते खोजते वहाँ तक आ गए थे। मुझे गमगीन देख अर्थात उदास सा देख करके जितेन कहने लगा, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कभी भी कहीं भी देख लेंगी। आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। तो ऐसा जितेन ने कहा जब देखा कि लेखिका उन औरतों को देख रही है। तो लेखिका क्या कह रही है, ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का प्रतिसंतुलन भी है, अर्थात ये जीवन का बैलेंस बनाए हुए हैं, संतुलन बनाए हुए हैं, क्योंकि यदि ये लोग नहीं रहेंगे तो फिर हमारे इतने सारे काम कौन करेगा। आगे देखते हैं। ये वेस्ट एट रिपेइंग है। वेस्ट एट रिपेइंग अर्थात रिपेइंग का मतलब होता है पुनः देना, वापस लौटा देना। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। ये बातें जो है लेखिका औरतों के लिए विशेष रूप से कह रही हैं, लेकिन असल में ये बातें जो है वो सभी निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को लागू होती है, जो बहुत सारा काम करते हैं लेकिन उनको बदले में बहुत ही कम मिलता है। मन ही मन सोचा मैंने। हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे कि तभी मैंने देखा वे श्रम सुंदरियाँ किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी कि जीवन लहरा उठा था और वह सारा खंडहर ताजमहल बन गया था। तो लेखिका ऐसा सोचते हुए कार की तरफ जा रही थी, पीछे से उन औरतों की हंसने की आवाज़ आई। वहाँ का माहौल एकदम अच्छा बन गया, सुंदर बन गया, खुशनुमा बन गया। उससे ये पता चलता है कि उन लोगों के जीवन में इतने कष्ट हैं, पत्थर तोड़ रहे हैं, बच्चों को पीछे बांधा हुआ है, हाथों में ठाटे पड़ गए, लेकिन फिर भी वो लोग हंसते खिलखिलाती रहती हैं। आगे बढ़ते हैं। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था कि अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बेंट लेंगे और तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बेंट अर्थात जिस तरह से हेयर पिन अचानक से मुड़ जाता है एकदम पूरा गोल, वैसे बेंट लेंगे, वैसे मुड़ेंगे और तेजी से ऊपर चढ़ाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बेंट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया कि हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। क्या स्कूल बस नहीं है? मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा और बोला, मैडम ये मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना चरबीला, ये वर्बीला नहीं है, चरबीला है, चरबीला, चिकना और चरबीला नहीं मिलेगा। इसका अर्थ आप नीचे देख ही सकते हैं क्या है। यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है, तराई मतलब घाटी, जहाँ पर पहाड़ियाँ मिलती हैं। दूर दूर से बच्चे उस स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं हैं। इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माँ के साथ में मवेशी चराने जाते हैं, जानवरों को चराने जाते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोते हैं। खुद मैंने भी ढोए हैं। ऐसा जितेन ने पहाड़ के लोगों और वहाँ के बच्चों के बारे में बताया। तो आप देख रहे हैं, जैसा कि हमने पीछे भी चर्चा की थी कि हमें लगता है कि पहाड़ में रहने वाले लोग हर दिन कितनी सुंदरता देखते होंगे, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। उनको बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं। खतरा धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी संकरे होते जा रहे थे। कई बार लगता जैसे रास्तों को इंच टेप से नापकर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया है, अर्थात रास्ते इतने संकरे थे कि उस पर जीप जैसे तैसे आ रही थी, बस उसके अलावा बिल्कुल भी नहीं। जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया है कि जरा भी संतुलन बिगड़े, 1 इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियां भी हमें खतरों का प्रतिसजग कर रही थी। सामने ही लिखा था, धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, वी केयर मैन ईटर अराउंड, अर्थात ध्यान रखना है, हमें सावधान रहना है, आगे मैन ईटर है, आदमियों खाने वाला। पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे, काले काले ढेर सारे याक
पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक दिखे। अर्थात वहाँ पर इनको ये याक दिखाई दिए जो दूध भी देते हैं, काले काले हैं, ढेर सारे हैं, बड़े बड़े बालों वाले हैं ताकि बर्फ से बच सकें। सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थीं। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागों से गुजर रही थी कि फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। नीचे चाय के भरे भरे बागानों में कई युवतियाँ बोकू पहने, बोकू क्या है भाई, सिक्किमी परिधान है, कपड़े हैं सिक्किम में पहने जाने वाले, उसको बोकू कहा जाता है, चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। नदी की तरफ उफान लेता उनका यौवन अर्थात उनकी जवानी और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज के स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्रमुग्ध सी में चीख पड़ी थी, इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य था। अर्थात लेखिका ने देखा कि वहाँ पर चाय के बागानों में एक औरत, एक लड़की जो एकदम जवान थी, उसने बहुत ही सुंदर लाल रंग के वस्त्र पहने हुए थे और उसका चेहरा एकदम गुलाबी था। इतनी सुंदरता जब उसने देखी तो एकदम से चीख ही पड़ी। आगे देखेंगे। युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना पड़ा अर्थात लायुंग में रुकना पड़ा। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग, सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहां निश्चिंत सो रही थी, उसी लायुंग में हम ठहरे थे। तीस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में। मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तीस्ता नदी किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कलकल बहती तीस्ता में मिल रहा था। मध्यम मध्यम अर्थात धीमी धीमी स्लो हवा बह रही थी। पेड़ पौधे झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। ये सब दृश्य दिखाया गया है लेखिका के द्वारा कि वहाँ वातावरण कैसा है, और इसको देख करके आपको मन ही मन महसूस हो रहा होगा कि कितनी खूबसूरत जगह होगी। नदी का किनारा, हम पहाड़ों पत्थरों पर बैठे हुए हैं, पक्षी लौट रहे हैं, शाम होने वाली है, ठंडी ठंडी अच्छी अच्छी धीमी धीमी हवा चल रही है, पेड़ पौधे झूम रहे हैं, गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियों सी घुंघरुओं की रुंझुनाहट थी अर्थात जैसे मंदिर की घंटियां बजती उसी के समान वहाँ जानवर जो लौट रहे थे उनके गले में बंधी हुई घंटियां बज रही थी। आंखें अनायास भर आई। अचानक आंखों में आंसू आ गए। ऐसा क्या हुआ? ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे भीतर उगने लगा अर्थात अचानक से जैसे किसी ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो। बोधिसत्व महात्मा बुद्ध को प्राप्त ज्ञान के संदर्भ में यहाँ पर बातें कही जा रही हैं। वही सुख शांति और सुकून जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय ताल और गति में है अर्थात सब कोई अपने अपने काम में लगा हुआ है। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय ताल और गति से खिलवाड़ करके अक्षम्य अपराध किया अर्थात हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की लय ताल को बिगाड़ने का प्रयास किया है। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं बल्कि दर्शन बन गया था अर्थात हिमालय सिर्फ एक कविता नहीं है बल्कि एक पूरा का पूरा दर्शन है, ऐसा लेखिका कह रही है। प्यारे बच्चों, इससे आगे पाठ और भी है, उसको हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।